हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में बात करेंगे। अभी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल देख रहा था, उसमें न्यूज़ आ रही थी कि एक नजूल की ज़मीन पर बना हुआ मदरसे पर अवैध कार्रवाई मतलब अवैध निर्माण के कारण उस पर कार्रवाई की जा रही थी। ये मामला था उत्तराखंड सरकार का। उत्तराखंड में उसके दौरान वहां पर एक बहुत बड़ी हिंसा भड़क गई और इस तरीके की तस्वीरें वायरल हो रही थी। पुलिस वालों पर भी हमला हो गया। उसमें ये सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली तस्वीर थी। एक महिला पुलिसकर्मी इस तरीके से रोते हुए दिख रही थी। उसके बाद बताया जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दंगाइयों को गोली मारने तक का आदेश दे दिया था और यहाँ पर कर्फ्यू लग गया और स्कूल भी यहाँ पर बंद कर दिए गए। उसके बाद मैंने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा, नजूल भूमि। अब बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा नजूल भूमि होती क्या है, तो इसको डिटेल में जानेंगे, आपको समझ में आ जाएगा नजूल भूमि आखिर होती क्या है। इसको मैंने विशेष तौर पर यहाँ पर फोकस किया हुआ है। इससे पहले यहाँ पर आपको पता होगा यूसीसी विधेयक पारित हो चुका है। यूसीसी बिल, यूनिवर्सल सिविल कोड, उत्तराखंड में 7 फरवरी को पारित हुआ है। तो इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, उनको भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, इसको भी समझ लेंगे। तो जानते हैं क्या हुआ मामला, किस तरीके से ये उत्तराखंड में हिंसा भड़क गई, जिसके कारण धामी सरकार ने कर्फ्यू लगवाया और दंगाइयों को गोली मारने का आदेश दिया। मदरसा और नवाज स्थल पर कार्रवाई की सूचना मिलते ही मौके पर महिलाओं की भीड़ जमा हो गई थी। इस तरीके से हल्द्वानी के नजूल भूमि पर बने अवैध मदरसे और नवाज स्थल पर एक्शन के बाद अराजकता फैली। हल्द्वानी जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम ने बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे नामक स्थान पर अवैध रूप से बने मस्जिद और मंदिर मतलब मदरसे पर बुलडोजर चला दिया। ये उसी बुलडोजर चलाने से पहले ही इन लोगों को सूचना मिल गई। मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरीके से उस जगह पर जाकर इकट्ठे हो गए। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सी महिलाएं भी हैं और कुछ ये बॉयज़ भी हैं, लड़के भी हैं। और इन लोगों को जब ये सूचना मिल गई तो ये संगठित हो गए, संगठित होकर वहाँ पर पहुँच गए। इसके बाद वहाँ पर जब ये बुलडोजर लेकर गए मतलब उत्तराखंड सरकार में के प्रशासन के लोग वहाँ पर, और इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया, उससे पहले ही लोगों ने भारी विरोध किया और लोग ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लोगों ने गुस्से में यहाँ तक कि इनकी गाड़ियाँ भी चला दी पुलिस प्रशासन की। पुलिसकर्मी समेत पत्रकार अन्य भी लोग घायल हुए। धामी सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बल समेत अन्य फोर्स यहाँ पर बुलाए गए। हालत पर काबू पा लिया गया। हल्द्वानी के सीएम ने पुष्कर धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ हालत की समीक्षा भी की। आप देख सकते हैं इमेज में किस तरीके से पुलिसकर्मी घायल है। ये वो जगह है जिस पर ये बुलडोजर चलाया जा रहा था मदरसे। यहीं पर पास में ही एक मस्जिद भी निर्माणाधीन थी, उस पर भी बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो ये मामला था। उसके बाद इस तरीके से पुलिसकर्मियों की ये पट्टी कर रहे हैं एक व्यक्ति, ये महिला पुलिसकर्मी है, ये बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। बताया जा रहा था 20 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए थे। तो ये काफ़ी हाईलाइटेड था मामला, हर जगह यही था, इसके लिए मैंने इसको ऐड किया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नजूल भूमि क्या होती है आज आपको पता चलेगा। तो स्कूल बंद करने का भी आदेश दे दिया। मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल के विकास खंड हल्द्वानी ने समस्त प्रकार के विद्यालय कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूलों की छुट्टी कर दी 9 फरवरी तक की। अब आते हैं इस पॉइंट पे, आखिरकार ये नजूल भूमि होती क्या है, जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार का निर्माण कर लेता है तो सरकार जब चाहती है तब तोड़वा देती है। तो जैसा कि जमीन के मालिकाना हक कई लोगों के पास होते हैं, जिसमें सरकार के पास भी अपनी जमीन होती है, जिस जमीन को शासकीय जमीन कहा जाता है। इन शासकीय जमीनों में एक जमीन होती है नजूल भूमि की जमीन। तो ये तो समझ में आ गया कि नजूल भूमि की जमीन सरकारी जमीन है, सरकार की जमीन है। अब ये मामला शुरू कैसे हुआ, नजूल भूमि बनी कैसे? भारत में किसी समय आप सभी को पता है अंग्रेजों का शासन रहा। अंग्रेजों के रूल्स भारत में चलते थे, शासन व्यवस्था अंग्रेजों के पास ही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध कई भारतीयों ने विद्रोह किया, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया। ऐसा विद्रोह सभी स्तर पर किया गया, एक आदमी से लेकर एक राजा द्वारा भी विद्रोह किया गया। जब कभी भी किसी आम व्यक्ति द्वारा अंग्रेज शासन व्यवस्था का विरोध किया जाता था और कोई हिंसात्मक गतिविधि हो जाती थी, तब उन्हें अंग्रेज मुकदमा लगाकर जेल में भी डाल देते थे। कभी कभी यह होता था कि लोगों को विद्रोह करने के बाद अपना शहर या गांव छोड़कर भी जाना पड़ता था। विद्रोह करने वालों में अमीर गरीब सब तरह के लोग थे। कई लोग ऐसे थे जिनके पास कृषि थी और वो अपना कृषि से ही काम चलाते थे, कृषि पर ही निर्भर थे, कृषि ही करते थे, उनके पास जमीन होती थी।
अगर ऐसे लोग अंग्रेजों का विरोध करते थे तब अंग्रेज उनकी जमीन का राजसात कर लेते थे। राजसात करने के बाद उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते थे और जमीन के मूल मालिक को सजा भी दे जाते थे अगर वो पकड़ लिया जाता था, मिल जाता था तो। कई मामलों में यह भी देखने को मिलता है कि लोग जमीन छोड़कर दूर चले जाते थे, अंग्रेज उन्हें फरार घोषित कर देते थे। इस स्थिति में लोगों की जमीन अंग्रेजी शासन के पास आ जाती थी। ऐसी जमीन वर्तमान में नजूल की जमीन है। स्वतंत्रता के बाद जिन जमीन मालिकों ने अंग्रेजों ने जमीन हड़पी थी उनके वारिसों का वापस लौटा दी गई। स्वतंत्रता के पास जो वारिस मिल गए जिनकी जमीन अंग्रेजों ने हड़पी थी उनको भारत सरकार के द्वारा वापस लौटा दी गई। लेकिन कई जमीन ऐसी थी जिन्हें वारिस से नहीं बचे, जिनके या जिनके वारिस वापस नहीं लौटे गए। बहुत से पता लगाने के पास तमाम निर्देश जारी करने के बाद भी लोग अपने शहर वापस नहीं लौटे और गांव छोड़कर चले गए थे, वापस ही नहीं लौटे। एक लंबा समय बीत गया। जैसे अगर किसी सेनानी ने 1857 में कोई विद्रोह किया, उस समय अपना गांव छोड़कर चला गया, फिर आज़ादी उसके 100 वर्ष बाद मिली, तब सेनानियों ने इन कथित वारिसों के पास रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं बचा जिससे यह साबित हो सके कि जमीन के वारिस वे हैं। अब ऐसी जमीन नजूल की जमीन हो गई। आपको समझ में आ गया होगा नजूल की जमीन आखिरकार है क्या। जिस मतलब अंग्रेजों के शासन थे जब, उससे पहले ही जब लोग कुछ विरोध करते थे अंग्रेजों का, तो जिनके पास जमीन थी, जो कृषि पर निर्भर थे, विशेष तौर पर किसान थे, तो वो विरोध के कारण अंग्रेज उनको पकड़ लेते थे, उनको सजा देते थे। लेकिन कुछ लोग बहुत दूर चले जाते थे, मतलब जाना पड़ता था लोगों को, मजबूरी ऐसी बन जाती थी। लेकिन उसी जमीन को फिर नजूल की जमीन घोषित कर दी गई जो जमीन ऐसे लोगों की थी। फिर कुछ लोग स्वतंत्रता के बाद उन मिल भी गए, उनको वो जमीन वापस भी की गई। लेकिन कुछ लोग नहीं मिले तो आज भी उनकी जमीन को है भारत सरकार के पास है, सरकारी जमीन हो गई है और उसे नजूल की जमीन कहा जाता है। लेकिन उसको हस्तांतरित करने के लिए कुछ रूल भी बनाए गए जिसे हम 1956 के नजूल हस्तांतरण रूल के रूप में जानते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किस तरीके के रूल हैं। मतलब अब ये जमीन सरकार चाहे तो सरकार भी उपयोग कर लेती है अपने तौर पर, जैसे कि उनमें सरकार की चीज़ें हैं, जैसे कि लोगों के हित के लिए कहीं पर पार्क बना दिए, नगर पालिका बना दिए, ग्राम पंचायत बना दिए, ग्राम सभा बना दिए, स्कूल बना दिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो बनी हुई हैं वो भी नजूल की चीज़ें ही हैं जिन्हें जनहित कार्य में उपयोग में लाया गया है। लेकिन कभी कभी होता है कुछ लोग आपस में फ्रॉड करके, नेता लोग ही बेच देते हैं उसको। आप देखते हैं नजूल की जमीन पर कोई भी विशेष वैसी चीज भी बना लेते हैं बिना सरकार की परमिशन को, तो सरकार चाहती है तब उनको तोड़ भी सकती है। हस्तांतरण के रूल क्या है? सरकार से परमिशन लेके पट्टा कराया जा सकता है ऐसी जमीन का। मालिक नहीं बन सकता कोई भी, सरकार पट्टा कर सकती है 3 साल के लिए, 6 साल के लिए, 9 साल के लिए और भी अधिक समय के लिए कर सकती है। अभी जैसे ही पिछले वर्ष देखा था हमने, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि नजूल की जमीन को 99 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नजूल की जमीन दी जाती है जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है। जिनके पास पहले से जमीन है उनको जमीन नहीं प्रदान की जाती है नजूल की, तो ये भी ध्यान रखना है। तो लेकिन इस जमीन में 3 प्रकार बताए जाते हैं नजूल की जमीन में भी। सिंचित जमीन है, कुछ ये कम है, गैर सिंचित जमीन है, कुछ बंजर भूमि जमीन है। 3 प्रकार की जमीनें हैं। अब इन 3 प्रकार की जमीनों की व्यवस्था भी नजूल हस्तांतरण रूल्स 1956 के आधार पर की गई है। बताया जाता है संचित जो जमीन है उसे सिर्फ 3 वर्ष के पट्टे पर दिया जाता है, गैर संचित को 6 वर्ष के पट्टे पर दिया जाता है और जो बंजर भूमि है उसको 9 वर्ष के या और भी अधिक समय के लिए दिया जा सकता है। इस तरीके के रूल्स ये नजूल हस्तांतरण रूल 1956 में आते हैं नजूल की भूमि के लिए। लेकिन पट्टा हो गया इसका मतलब ये नहीं वो मालिक बन गया या वो चाहे तो उस जमीन को किसी और को बेच दे, नहीं बेच सकता, वो रहेगी सरकार की। सरकार जब चाहे तब उसे वापस भी ले सकती है। तो ये होती है नजूल की जमीन। उम्मीद है आपको ये नजूल भूमि समझ में आई होगी। जानना जरूरी है तो कि आप सब अनजान रह जाते हैं, कई शब्द आपके आपस में चर्चित होती रहती है कि आप भी शहर में कहीं होते हैं तो देखते हैं ये जमीन नजूल की जमीन है। कोई भी प्लॉट खरीदे शहर में तो बड़ा ध्यान से खरीदता है, कहीं ये नजूल की भूमि पे तो नहीं बना है, जिससे कि बाद में उसको पता चले कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। तो फिर आपके दिमाग में कनेक्ट करता रहता नजूल की भूमि क्या होती है, क्या होती है। अब इसको देखने के बाद आपको कन्फर्म पता चल गया होगा नजूल की भूमि होती क्या है। तो ये भी जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य है आप में थोड़ा सा नॉलेज अच्छा रहे, बढ़े, जागरूकता बढ़े, जिससे कि आप कहीं भी खड़े हों तो आप भी कोई पूछे तो बता सकते हैं नजूल की भूमि कौन सी है, किस प्रकार से। इस पॉइंट पे ऐड किया है हमने यूसीसी विधेयक क्या है। इसमें 4 खंड में विभाजित है। पहले खंड में है विवाह और विवाह विच्छेद। इसमें क्या आता है, यूसीसी की धाराओं के उल्लंघन पर 6 माह तक का कारावास व 50,000 तक के जुर्माने का
मतलब प्रावधान किया गया है। विवाह विच्छेद के मामलों में 3 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है। पुनर्विवाह के लिए तय नियमों के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना व 6 माह तक का कारावास है। यूसीसी है क्या? समान अधिकार, या फिर आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिकता, इस तरीके से। तो इसमें किसी भी धर्म विशेष को कोई अधिक मतलब और विशेषता या और ज़्यादा प्रावधान प्रदान नहीं किए गए हैं। इसमें सब लोग समान हैं। जैसे कि अब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति 4-4 शादी कर ले, हिंदू हो मुस्लिम हो, अब सब एक ही शादी इसके अंतर्गत कर सकते हैं। धर्म विशेष के नियम नहीं चलते जब यूसीसी के नियम लागू हो जाते हैं। तो दूसरा खंड में दिया गया उत्तराधिकार में महिलाओं को समान अधिकार। संपत्ति में सभी धर्मों की महिलाओं को समान अधिकार है। सभी जीवित बच्चे पुत्र अथवा पुत्री संपत्ति में बराबर के अधिकारी हैं। तीसरा खंड में है लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। ये सबसे ज्यादा पॉइंट चर्चा में है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण अनिवार्य। इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि लिव इन में कोई भी कपल्स रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार का पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। लेकिन जो यूसीसी विधेयक आया है उत्तराखंड में, इसमें यह सबसे ज्यादा चर्चा में पॉइंट है कि लिव इन रिलेशन के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी। अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आपको दंड मिलेगा, आपको सजा भी हो सकती है। तो जैसा कि यहाँ पर पॉइंटेड है, पंजीकरण न करने पर अधिकतम 3 माह का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना है। अगर आप लिव इन में रहते हैं और पंजीकरण नहीं कराते तो आपको 10,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह की सजा होगी। लिव इन अवधि में पैदा होने वाला बच्चा वैध संतान माना जाएगा। पहले ऐसा होता था कि शादी से पहले किसी भी प्रकार का कोई संतान पैदा होती थी तो उसको इतना ज़्यादा मान्यता नहीं थी। लेकिन अब शादी से पहले भी लिव इन में रह रहे हैं जो कपल, तो उनकी संतान भी वैध होगी। उसको भी वही सब चीज़ें मिलेंगी जो शादी के बाद होती है। अपने पिता की संपत्ति में अधिकार और माता की संपत्ति में अधिकार, इस तरीके की चीज़ें। किसी एक पक्ष के नाबालिग अथवा विवाहित होने पर लिव इन की अनुमति नहीं है। जैसा नहीं है कि विवाहित हैं फिर भी किसी तीसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं तो ये चीज़ गलत है। नाबालिग बिल्कुल नहीं रह सकते, 18 वर्ष से कम उम्र वाले, बिल्कुल सही है जी पॉइंट भी। लिव इन संबंध कोई भी पक्ष समाप्त कर सकता है। निबंधक और लिव इन पार्टनर को देनी होगी जानकारी। मतलब अगर दोनों में से कोई एक व्यक्ति नहीं रहना चाहता तो कभी भी लिव इन संबंध समाप्त कर सकता है। इसके रूप में उसे लिखित जानकारी प्रदान करनी होगी। गलत जानकारी देने अथवा नोटिस के बाद भी जानकारी न देने पर अधिकतम 6 माह का कारावास अथवा अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी है। यदि कोई पुरुष महिला को छोड़ता है तो वह उससे भरण पोषण की मांग कर सकती है। पहले ऐसा होता था सिर्फ शादी के बाद ही वो इस तरीके की मांग कर सकती थी, लेकिन अब लिव इन में रह रही है, शादी से पहले भी उस तरीके की मांग कर सकती है। अगर लिव इन में रहते हुए कोई भी पुरुष उसको छोड़ता है कि अब नहीं रहेंगे तो उसको भरण पोषण का देना पड़ेगा पैसा। चौथा खंड क्या है? नियम बनाने की शक्ति सरकार में निहित है। किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए उत्तराखंड में विवाहों को अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिकतम 2010 को निरस्त करने की संस्तुति है। कानून लागू होने के दौरान इससे संबंधित रूढ़ि, प्रथा या परंपरा या इससे संबंधित हो या राज्य सरकार में लागू रहे हों, वह उस सीमा तक निष्प्रभावी हो जाएंगे जो विधेयक में निहित प्रावधानों में असंगत होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह जानना जरूरी है कि यूसीसी के संबंध हमारे संविधान में दिए किस प्रकार से गए। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णन है कि कोई भी राज्य अपने राज्य में यूसीसी लागू कर सकता है, अपने अनुसार अपने कुछ नियम बना सकता है। कुछ नियम तो फिक्स हैं ही, उसमें कुछ भी शर्तें, टर्म एंड कंडीशन प्लस माइनस कर सकता है। इसका वर्णन किस में है? आर्टिकल 44 में संविधान के, कि राज्य अपने यहाँ यूसीसी लागू कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। तो ये हो गया वीडियो, ये था वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। ये हिंसा पे आप क्या कह सकते हैं कि वर्तमान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक विशेष समुदाय के विशेष स्थानों को ही टारगेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे देश में स्थिति बनती जा रही है। कई किसी दूसरे धर्म के स्थानों को कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि उनकी बनी हुई चीज़ें नजूल की भूमि पर निकल रही हों। विशेष तौर पर क्या वर्तमान में ऐसी स्थिति बन गई है देश में कि मंदिर मतलब मंदिर मस्जिद की लड़ाई बन गई है? क्या ऐसी स्थिति होती जा रही है? तो ये बड़ा गलत है, सांप्रदायिकता को भड़काने वाली चीज़ें हैं, चीज़ें सही नहीं है। इस पर आप अपनी भी राय प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन ऐड किया है हमने, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड
कब अलग हुआ था? आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश का ही भाग था पहले उत्तराखंड। पूरा का पूरा ऐसा नक्शा बनता था जैसे कि कोई सिंह का नक्शा हो। अभी वर्तमान में तो ऐसा नक्शा रह गया है उत्तर प्रदेश का, लेकिन पहले का जो नक्शा था वो बड़ा ही एकदम शेर जैसा नक्शा दिखता था, कि जैसे शेर पीछे को देख रहा हो। इस तरीके से बड़ा शानदार नक्शा जब उत्तराखंड इसमें ऐड था। तो आपको यहाँ बताना है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ था। साथ में आपको ये भी बताना है उत्तराखंड अलग हुआ था तो कौन से में नंबर का राज्य बना था, 25 में, 26 में, 27 में या 28 में। इस तरीके से कौन से में नंबर का राज्य बना था उत्तराखंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।